तो कोई दुनिया का ऐसा पार्ट नहीं बचा हुआ जहाँ पे ये शुगर की बीमारी ना हो। एलोपैथिक इलाज जो है वो कितना साइड इफेक्ट डालता है इसके ऊपर? कहने को तो हम कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन ट्रीट हम करते हैं दवाइयों से। और अक्सर अक्सर यही कहा जाता है कि अगर एक बार आपको डायबिटीज हो गई तो पूरी उम्र आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और उसमें बड़ी अजीब एक स्थिति हो जाती है, क्योंकि दवाइयों की डोज बढ़ती रहती है। आप एक दवाई खाओगे, थोड़ी देर बाद वो काम करना छोड़ देगी, दूसरी खाओगे वो छोड़ देगी, तीसरी खाओगे वो छोड़। कि आपकी डायबिटीज आपकी थोड़ी सी एफर्ट से जड़ से खत्म हो सकती है और दवाइयां भी बंद हो सकती हैं। वो जो खेती में हम जहर डाल रहे हैं वो हमारी बॉडी को बहुत वीक कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी से। डॉक्टर आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना, सभी श्रोताओं को बहुत भी प्रेम पूर्वक नमस्कार। डॉक्टर आजाद, आप काफ़ी टाइम बाद हमसे जुड़े, हमसे संपर्क किया है। इतने दिनों आप बीमार थे, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, तबीयत पहले से ठीक है। डॉक्टर आजाद, वैसे आजकल हम देख रहे हैं कि शुगर जो है, डायबिटीज़ जिसको कि हम कहते हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके बढ़ने के पीछे क्या कारण सामने आ रहे हैं? वरना ये पूरी दुनिया में ये फिनोमेना चल रहा है। पूरी दुनिया में 46 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। 46 करोड़। हिंदुस्तान में लगभग 10 करोड़ हैं, अमेरिका में 3.5 करोड़ हैं। तो ये पूरे का पूरा फिनोमेना पूरी दुनिया का फिनोमेना है। चाइना में भी वैसे ही है, चाइना में भी डायबिटीज बहुत है, रशिया में भी बहुत है। तो कोई दुनिया का ऐसा पार्ट नहीं बचा हुआ जहाँ पे ये शुगर की बीमारी ना हो। तो ये जो वर्तारा इतने बड़े पैमाने पे फैल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़े कारण भी होंगे। उन कारणों में ब्रीफली अगर जाएं तो एनवायरमेंटल कारण है, उसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिटी है, केमिकल हैं और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। वो तो है ही है, वो तो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी की बॉडी है उसको वीक कर रहा है। तो वीक होने की वजह से ये बीमारियां हम लोग कैच कर लेते हैं। एलोपैथिक में आजकल वैसे एलोपैथिक की दवाइयां भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं शुगर के लिए। तो आप क्या सही मानते हैं कि एलोपैथिक इलाज जो है वो कितना साइड इफेक्ट डालता है इसके ऊपर? वरना एलोपैथी का ये जो तरीका है डील करने का, कहने को तो हम कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन ट्रीट हम करते हैं दवाइयों से। ये अपने आप में बड़ी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है, अपने आप में ये आपा विरोधाभास है। इसमें अगर लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल से ट्रीट करनी चाहिए। तो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं उसके लिए तो ये एलोपैथिक सिस्टम में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा दवाइयों पर जोर होता है। और अक्सर अक्सर यही कहा जाता है कि अगर एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई तो पूरी उम्र आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और उसमें बड़ी अजीब एक स्थिति हो जाती है, क्योंकि दवाइयों की डोज बढ़ती रहती है। आप एक दवाई खाओगे, थोड़ी देर बाद वो काम करना छोड़ देगी, दूसरी खाओगे वो छोड़ देगी, तीसरी खाओगे वो छोड़। तो दवाइयाँ बढ़ते बढ़ते एक से अनेक दवाई हो जाती है। और साथ में जो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये भी साथ साथ में बढ़ती रहती हैं। तो एक पीरियड के बाद मरीज जो है वो अजीब चक्कर में फंस जाता है। उसकी 10-15 दवाइयाँ होती हैं और बीमारियाँ साथ में होती हैं। तो ये वाला जो फिनोमेना है ये एलोपैथी में चलता है। तो ये जो बहुत ही जिसको बोलते हैं हम, ये तसल्ली बख्श नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए कोई कारगर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये सारा कुछ करने के बाद भी जो डायबिटीज के केसेस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी हो रही है, ये और तेजी से बढ़ेंगे, ये और तेजी से बढ़ेंगे। तो ये पूरे का पूरा
जो हिंदुस्तान है वो दुनिया की वर्ल्ड कैपिटल हो गया, डायबिटीज कैपिटल हो गया। और हिंदुस्तान में अगर देखें तो केरला में सबसे ज़्यादा है, 20% है। पंजाब में 10% है। इंडिया की एवरेज 9% है। तो ये पूरे का पूरा जो फिनोमेना है। और एक बड़ी वंडरफुल बात नोट करने वाली है कि हमारे पड़ोस में 2 स्टेट्स हैं, हरियाणा और राजस्थान, उनमें सबसे कम है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल आप बदलोगे, तैसे तैसे ही आप डायबिटीज के होने के मरीज बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हरियाणा और राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि उन लोगों ने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल अभी रखा हुआ है। वो पुराने वाली खुराक खाते हैं, पुराने वाली डाइट है, पुराने वाला काम है उनका। तो ये शायद कहीं ना कहीं वो जो खाने पीने का और जो लाइफस्टाइल का जो तरीका जिससे हम लोग जिससे इलाज करते हैं, उससे 90% केसेस में 3 महीने के अंदर अंदर दवाइयां छूट जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा। शुगर में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है। इसमें सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन ब्लाइंडनेस है कि आदमी की आंखें खराब होने लगती हैं, रेटिना खराब होने लगता है। और रेटिना जब खराब होता है तो धीरे धीरे होता होता ब्लाइंडनेस तक जाता है। तो अंधा जिसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, इसकी बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसकी आजकल एपिडेमिक हो रही है कि गुर्दे खराब हो रहे हैं लोगों के, बहुत धड़ा गुर्दे खराब हो रहे हैं, डायलिसिस की मशीनें लग रही हैं, गांव के अस्पताल भी मांग रहे हैं कि हमको डायलिसिस की मशीनें दो। तो वो डायबिटीज का किया कराया भी है, उसमें काफी डायबिटीज के पेशेंट हैं। फिर आपका नर्वस सिस्टम है, आपका हार्ट अटैक पहले यंग होगा या बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह ब्रेन स्ट्रोक है वो होगा। तो फुट, डायबिटिक फुट, लाखों लोगों की टांगें काटी जा रही हैं हर साल। तो ये इतनी भयंकर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आज मनुष्य जाति को इस अवेयरनेस से इक्विप करना, इस अवेयरनेस से लेस करना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज आपकी थोड़ी सी एफर्ट से जड़ से खत्म हो सकती है और दवाइयां भी बंद हो सकती हैं। ये अवेयरनेस पूरी दुनिया में अगर फैल जाए तो मुझे लगता है कि ये जो सारा अंबार लगा पड़ा है कॉम्प्लिकेशंस का और डायबिटीज का, ये बहुत जल्दी कुछ सालों में ही वापस हो सकता है। डॉक्टर आजाद, अभी आपने बोला कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है, जबकि सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जड़ से खत्म नहीं की जा सकती, इसको रिवर्स किया जा सकता है, बट जड़ से खत्म इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो क्या यह सही है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, रिवर्सल और क्योर एक ही बात है। हमको रिवर्सल लफ्ज इसलिए यूज करना पड़ रहा है कि लॉ में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं कि आप किसी इनक्योरेबल बीमारी को क्योरेबल नहीं बोल सकते, इसलिए हमको उसको रिवर्सिबल बोल देते हैं। तो बात एक ही है, वो जड़ से ही खत्म होती है। जो तरीका हम यूज करते हैं वो जड़ से डायबिटीज खत्म हो जाती है। और हमने पिछले 3-4 साल 4-5 साल में ये प्रूव करके दिखा दिया। और आपने तो जो वीडियो बनाई थी पहले, जो मिलियंस में गई थी, बिल्कुल, तो उसके कितने फोन आए मुझे, जी आपको भी आए होंगे जी, बिल्कुल। तो कि हमने अपने आप की वीडियो देख के अपनी डायबिटीज ठीक कर ली। जी, तो ये बहुत वंडरफुल फिनोमेना, मुझे लगता है लाखों नहीं तो हजारों लोगों ने सिर्फ वीडियो देख के अपना इलाज कर लिया, क्योंकि वो सिंपल केसेस थे। आज मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को। हमें ये बिल्कुल विस्तार में बताइएगा कि चीज के नाम के साथ बताइए कि ये चीज खानी है और ये चीज बिल्कुल नहीं खानी है। देखो वंदना, जो सबसे खतरनाक हमारे यहाँ जो चीज हो रही है वो है एग्रीकल्चर, केमिकल एग्रीकल्चर, जिसको छोड़ना चाहिए और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे आना चाहिए बिना जहरों के। वो जो खेती में हम जहर डाल रहे हैं वो हमारी बॉडी को बहुत वीक कर रहे हैं। नंबर 2 पे जो इंडस्ट्री खतरनाक लगी हुई है यहाँ, आज कितनी हाहाकार मची हुई है कि कहीं पे शराब की इंडस्ट्री है तो कहीं पे लुधियाना में ये पूरी की पूरी हौजरी की इंडस्ट्री, डाइंग की इंडस्ट्री है। तो इन लोगों ने पानी का सत्यानाश कर दिया।
वो भी एक जरूरी चीज़ है, उसके लिए लड़ना भी। और बाकी जो इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का, अगर ये तो बड़ा फिनोमेना है समाज के लेवल पे, अगर अपने लेवल पे जाएं तो जो इंडस्ट्रियल फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, जो प्रोसेस्ड फूड्स इतने स्टोर पड़े पड़े हैं, आप जाओ किसी स्टोर में, वो जो रंग बिरंगे डब्बे लगे लगे हुए हैं भांत भांत के, वो प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड इज नो फूड। प्रोसेस्ड फूड फूड के नाम पे बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो है वो हेल्दी करने की बजाय बीमार करता है। तो हम लोग प्रोसेस्ड फूड को छुड़वाते हैं। हम कहते हैं कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, वो घर में बना हुआ सिंपल चीजें खानी है। कोई डिब्बा बंद नहीं खाना, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी दो चीजें हैं जो 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 हमको नहीं खानी, एक है डेयरी, दूध, और दूसरा है वीट। डेयरी, दूध और वीट, दो चीजें तो हैं ही हैं, साथ में नॉनवेज। तो ये चीजें अगर हम छोड़ दें, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ दें, और साथ में ये दूध पीना और गेहूं खाना छोड़ दें, और सब जो हम उसका बदल दे रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव दे रहे हैं, हर चीज का प्रोसेस्ड फूड का अल्टरनेटिव दे रहे हैं। हम नेचुरल फूड्स खाने हैं, रॉ फूड्स खाने हैं। रॉ फूड्स को हम बहुत एडवाइज करते हैं, फलों की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में, चटनी की शक्ल में, अचार की शक्ल में। कितने तरीके हैं रॉ फूड खाने के। तो लगभग 50% हमको रॉ खाना है, क्योंकि रॉ फूड इज द रियल फूड, जिसमें कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, वो रियल फूड है जो हमारी बॉडी मांगती है। तो रियल फूड खाने हैं, साथ में जो कुक्ड फूड खाना भी है, बाकी 50% वो भी सिंपल ढंग से कुक किया हुआ। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स रियल कल्प्रिट हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे चावल हैं, गेहूं है, ये मीठे वाली चीजें, जो ये बड़े बड़े एक्टर कितने सालों से कोल्ड ड्रिंक की एड्स करते रहे, करोड़ों रुपए लेके इन बेईमानों ने करोड़ों लोगों को बीमार किया। और अभी वो उसके खिलाफ बाबा रामदेव ने उसको टॉयलेट क्लीनर बोल दिया। तो उसके बाद ये आ गया आम पे, कि आम बोतल में बंद है ये, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि रियल आम से। तो ये बेईमान जो लोग हैं, ये जो अपने अपने पैसे के लिए बड़े बड़े नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो जो चीज़ें हैं जिसमें शुगर डाली हुई है, अंतों की शुगर है उसमें, तो वो चीज़ें जो हैं, और जो मिठाइयाँ हैं, केक्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं बीमार करने वाली हैं। तो सबको हम छुड़वाते हैं, और इनकी जगह पे नेचुरल फूड्स जो हैं उसको लाते हैं। और साथ में बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, लाइफस्टाइल में हैप्पीनेस प्रोटोकॉल देते हैं हम लोग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देते हैं, काफ़ी कुछ हम लाइफस्टाइल को एक नए तरीके से पेशेंट को जीना सिखाते हैं। और देखते ही देखते कुछ हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में शुगर की दवाइयाँ छू मंतर हो जाती हैं, और बीमारी भी छू मंतर हो जाती है 90% केसेस में। 10% केस जो अड़ जाते हैं 3 महीने के बाद भी, जो उनकी भी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, ये नहीं कि उनकी नहीं होती, दवाइयाँ भी कम होती हैं, हेल्थ भी उनकी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक आध दवाई उनकी वो छोड़ नहीं पाते। उसके लिए अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग कारण है, वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके दिमाग में किसी व्यक्ति के खिलाफ रंजिश है, बहुत गहरी रंजिश है, कि उस व्यक्ति ने आपको फलां टाइम पे हर्ट किया था, कुछ दुख पहुंचाया था। वो हर्ट इतना डीप चला जाता है कई बार कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ढूंढ के हम पर वो भी निकालने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के साथ, किसी अपने वाइफ के साथ, या किसी बाप के साथ, या किसी के साथ ऐसी कोई रंजिश तो नहीं है। तो निकल आते हैं उसमें भी वो केस। फिर वो थोड़ी सी मेहनत की है कि वो जो डीप ट्रॉमा है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो बचपन में हुआ या यंग लाइफ में हुआ, या कभी आपको किसी ने मारा पीटा, तो वो चीज़ें ऐसी चीज़ें वो 10% में निकलती हैं। जो बच्चे हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ के, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन 70% बच्चों में, एक बहुत ही हर्ष की बात है कि 70% बच्चों में भी इंसुलिन छूट जाती है। बाकी 30% में डोज कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंसुलिन लंबा समय चलानी पड़ती है। उसका रीज़न ये है
कि पेंक्रियाज जो छोटा रह गया, पेंक्रियाज जैसे एक अडल्ट का पेंक्रियाज छिपकली जितना होता है, अडल्ट बड़ी छिपकली जितना, मान लीजिए आपका पेंक्रियाज छिपकली के बच्चे जितना रह गया, बड़ा नहीं हो रहा वो, तो उसमें फिर दिक्कत आती है कि आपको थोड़ी थोड़ी इंसुलिन काफी लंबा समय तक और लेनी पड़ती है। तो वो जो 30% है जिसमें थोड़ी थोड़ी इंसुलिन चलती रहती है, वो भी कोई 6 महीने, कोई साल को ऐसे लेके धीरे धीरे उसका भी पेंक्रियाज ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे वो भी इंसुलिन छूटने लगती है। तो ये एक बहुत ही एक पूरी मनुष्य जाति के लिए खुशखबरी है जो हम होलिस्टिक हेल्थ वाले कर रहे हैं, कि हम लोग ओपनली कह रहे हैं कि डायबिटीज का रिवर्सल हम कंप्लीटली करेंगे, और करके दिखा दिया है, हजारों लाखों लोगों में करके दिखा दिया है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। डॉक्टर आजाद, अभी आपने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं काम में लेने चाहिए, जिसमें दूध सबसे पहले आता है, तो दूध की जगह क्या काम में लिया जा सकता है, या क्या चीज हम काम में लें? क्योंकि भारत में अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई घर में आता है तो सबसे पहले चाय ही पूछी जाती है, अतिथि का स्वागत चाय के साथ किया जाता है, तो चाय में दूध डलता है। देखो वंदना, दो किस्म की दिक्कतें हैं इसमें। एक तो जो मार्केट में दूध मिल रहा है वो एक डिफरेंट दूध है, उसमें कोई पता नहीं दूध कितना है, और बाकी सिंथेटिक और ये अगड़म बगड़म उसमें बहुत कुछ डाल देते हैं। ये जो लिफाफों में बंद आता है बड़ी बड़ी डेयरियों के नाम पे, इस दूध की कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं है कि ये दूध है या कुछ और है। जिसके पास घर का दूध है उसको हम फिर बाद में धीरे धीरे उसकी दही या मक्खन या घी, उसके एक बार एक्यूट उसमें निकल जाने के बाद, बीमारी क्योर हो जाने के बाद, धीरे धीरे हम लोग अगर घर का दूध है तो वो भी देसी गाय का हो तो बेस्ट है, और या भैंस का। अंग्रेजी गाय का दूध हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए हम दूध के कोई ऐसा खिलाफ नहीं है कि दूध बिल्कुल ही बंद कर देना है। दूध सिर्फ कुछ कंडीशंस में बंद करते हैं हम लोग, बाद में हम लोग उसका दही, मक्खन और घी ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलाउ कर देते हैं। और लेकिन उसमें शर्त यही है, तो जो दूध आपको मिल रहा है वो वाकई 100% दूध होना चाहिए, और अगर ऑर्गेनिक हो, अगर आपका वो जो पशु है ऑर्गेनिक जो चारा खा रहा है, तो वो उससे भी बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो दूध वाली बात है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा कि हम लोग दूध के कोई ऐसी एंटी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूध अगर तसल्ली बख्श हो तो उसकी कुछ प्रोडक्ट्स बाद में हम दे भी देते हैं, और सभी में बंद करते भी नहीं हम लोग, सभी में बंद नहीं करते, कुछ पेशेंट में बंद करते हैं जो ज्यादा उलझे हुए हैं। एक बार बंद करके ठीक करके फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसको फिर से कई बार शुरू कर देते हैं। होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो आप अपनाते हैं वो आप अपने पेशेंट्स को भी बताते हैं, तो उसके अंदर आप एक पेशेंट, शुगर पेशेंट है, मान लीजिए डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसका डे प्लान किस तरीके का होता है, उसका डाइट चार्ट क्या होता है? डाइट चार्ट में हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, रात का खाना जल्दी खाओ और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो लेट करो। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। दैट मीन्स 12 घंटे मिनिमम, जितने बजे रात को खाया उतने बजे से पहले कल अगले दिन नहीं खाना। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर बहुत पेशेंट अगर सीरियस है, कोई मान लो कैंसर का पेशेंट है या कोई सीरियस बीमारी का है, तो 16 घंटे की फास्टिंग हो जाए, 8 घंटे खाने के लिए और 16 घंटे में कुछ नहीं खाना। तो एक तो ये डे प्लान में हम ये करते हैं कि आप रात को जल्दी खा लो और सुबह आप सुबह लेट खाओ। तो ये प्लान में काफ़ी पेशेंट जो है वो जितना भी कामयाब होते हैं 12 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे मिनिमम कहते हैं, 12 घंटे हो भी जाते हैं, 12 घंटे तो बहुत नेचुरल है। तो 12 से 14, 14 से 16 आइडियल है, सीरियस बीमारियों के लिए 16 आइडियल है। और उसके अलावा फिर आगे नेचुरल फूड्स हो गए, रॉ फूड्स, हम रॉ फूड से शुरू करवाते हैं दिन। और रॉ फूड अगर पहले खाए जाएं खाना खाने से तो वो बेस्ट हैं, क्योंकि पके हुए खाने के साथ रॉ नहीं खाना चाहिए। पहले रॉ खा के बाद में पका हुआ खाना खाना चाहिए। तो जब हमने पहले रॉ खा लिया
तो उसके जो एंजाइम्स हैं, उसकी जो सिक्रीशन, जो जो जूसेस हैं रॉ फूड के, वो पके हुए खाने को भी फिर से लाइव कर लेते हैं। जैसे हम दही को, दूध को पहले उबाल लेते हैं, वो तो डेड हो गया, ये बाद में हम जाग लगा देते हैं तो फिर दही बन गया, तो फिर वो लाइव फूड हो गया। इसी तरह पेट में अगर रॉ फूड के जूसेस हों पहले से, जब हम पका हुआ खाना खाने जा रहे हैं, तो वो जो पके हुए खाने को भी फिर से वो लाइव कर लेगा। तो ये हम पेशेंट्स को यूजली स्ट्रेस करते हैं कि आप पहले कच्चा खा लो और बाद में उसमें पक्का खाओ। सलाद की शक्ल में खाना है कि फलों की शक्ल में खाना है कि आपको सब्जियों का जूस पीना है, ये आप जो भी रॉ खा सकते हो वो खाओ, और बाद में पका हुआ खाओ। और पका हुआ बहुत नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल में हम मिलेट्स प्रेफर करते हैं अनाज में, क्योंकि मिलेट्स का जो फाइबर कंटेंट है बहुत हाई है। और आज के ज़माने में हमको वो कार्ब्स खाने हैं जिसमें ग्लूकोज स्लोली रिलीज हो। हमारे जो फूड्स हैं, चावल और गेहूं, इसमें ग्लूकोज एकदम से रिलीज होती है, और ग्लूकोज अगर एकदम से रिलीज होगी तो इंसुलिन भी रिलीज होगी, और इंसुलिन और ग्लूकोज का हाई लेवल ब्लड में जो है, ये बहुत दोनों ही खतरनाक हैं। इसलिए हमको इस ढंग से खाना है कि ना तो ब्लड में एकदम से ग्लूकोज जाए और ना बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़े। तो उसमें भी, उसके लिए हम लोग मिलेट्स और अदर ग्रेन्स मिलेट्स, जो 5 डॉक्टर खादरवली की, जिसके लिए उनको वो जो मिलने पद्मश्री। जा रहा है पद्मश्री, जी। तो वो उनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, वो एक वंडरफुल ग्रेन्स हैं जिसको हमको प्रमोट करना है। आज तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया उसको, सरकार ने, बहुत खुशी की बारिश की बात है, और गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है जगह जगह पे, इंटरनेशनल लेवल तक, यूएनओ की मीटिंगों में, और वहां पे जाके आप मिलेट्स के खाने खिला रहे हो। तो ये एक वंडरफुल डेवलपमेंट जो है दुनिया में हो रही है मिलेट्स वाली। और ये मिलेट्स 5 तो वो हैं, और लगभग 7-8 और ग्रेन्स हैं जो व्हीट और गेहूं से मच बेटर हैं। और व्हीट और गेहूं से चक्कर से निकल के हमको दूसरे ग्रेन्स में जाना है, पर्टिकुलरली 5 ग्रेन्स में। 5 ग्रेन्स वंडरफुल ग्रेन्स हैं, उसको खाने के तरीके हम लोग सिखाते हैं बड़ी डिटेल में जाके पेशेंट्स को। पेशेंट जब हमारे पास आ जाता है तो हम 1.5-2 घंटे उसकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वो पूरा ट्रेंड होके जाए। और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसका फिर हम रेगुलर फॉलोअप भी करते हैं। उसको हम अलाउ करते हैं कि आप जितनी बार मर्जी फ़ोन करो, जो आपकी क्वारी है वो पूछो, ताकि आप कोई गलती ना करो। और हमारे पेशेंट बहुत ही सेटिस्फाइड हैं इस सेंस में, और बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। सभी बीमारियों में, लगभग सभी बीमारियों में, 1-2 बीमारियों को छोड़ के, कैंसर्स को और ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर को, इनमें अभी हम ज़्यादा क्लेम नहीं कर पा रहे। बाकी बीमारियों के में सभी की सभी बीमारियां लगभग रिवर्सिबल हैं। डॉक्टर आजाद, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अभी जैसे मिलेट्स खाने को कहा है, तो क्या आप डायबिटीज पेशेंट को काढ़े की भी सलाह देते हैं? काढ़े कौन से पीने चाहिए? वो काढ़े जो पत्तों, दिक्कत ये है कि हम लोग पत्ते डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पत्ते, एनिमल्स में पावर होती है पत्तों को डाइजेस्ट करने की, लेकिन ह्यूमन बीइंग में वो पावर पत्तों वाली है, वो लगभग खत्म हो गई। कि पत्ते को आप सीधा खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, पर्टिकुलरली हार्ड टाइप ऑफ पत्ते। तो उनको फिर ये काढ़े वाला चलन हमारा आयुर्वेद का बहुत ही हजारों साल पुराना है कि फलां चीज का काढ़ा फलां बीमारी में, फलां चीज का काढ़ा फलां बीमारी में। तो ये अभी डॉक्टर खादरवली ने भी प्रमोट किया और हम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं। काढ़े स्पेसिफिक बीमारियों में स्पेसिफिक प्लांट्स के काढ़े देते हैं हम लोग। उसमें पत्ते भी होते हैं, उसमें और चीजें भी होती हैं। पत्ते जरूरी पत्ते ही हों, उसमें किसी की जड़ होती है, किसी का फ्रूट होता है, किसी का बीज होता है। तो ये बड़े वंडरफुल एक एडिशन है हमारे लिए बीमारियों को। डायबिटीज के रोगियों को आप कौन सा काढ़ा पीने को सजेस्ट करते हैं? डायबिटीज में हम लोग जो है काढ़े जो हैं, जैसे मान लीजिए अमरूद का काढ़ा है, गलोए इसका है, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी करते हैं, और जामुन का भी कहते हैं। जामुन का बिल्कुल जामुन के पत्ते का करते हैं। तो ये काढ़े हम लोग, हमारे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो हम वो डिजीज के अकॉर्डिंगली काढ़े लिख देते हैं, पेशेंट को पत्तों का चॉइस दे देते हैं
4-5 पत्तों की, उसमें से जो उनको 3 मिल जाएं उसका काढ़ा, वो एक पत्ते का एट ए टाइम एक दिन पीना होता है, तो वो पी लेते हैं। वो लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक रेडी रखा हुआ है, हम उस हिसाब से बीमारियों के हिसाब से उसको दे देते हैं। डॉक्टर आजाद, भारतीय घरों में तेल का भी प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तेल सेहत के लिए हानिकारक है, यहाँ तक कि रिफाइंड ऑयल तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो ऐसे में कौन सा तेल खाना चाहिए? देखो वंदना, ये बड़ा हमारे साथ, मनुष्य जाति के साथ एज ए होल बहुत ज्यादती हुई है कि हमको पहले कहा गया, हमारा जो समाज था वो देसी घी खाता था, और साथ में सरसों का तेल या कोई भी एक दो ऑयल्स होते थे लोकल, वो खाते थे हम लोग। लेकिन बाद में इन लोगों ने कहा नहीं जी, अब देसी घी तो बहुत बहुत गंदा होता है, ये बीमार करता है, अब डालडा घी खाओ। डालडा घी ऑयल्स, डालडा घी इतना पॉपुलर हुआ और कई कई दहाके चला, और बाद में ये सिद्ध हो गया कि डालडा घी बहुत ही घटिया किस्म का एक तेल है, जिसकी शक्ल जो है बिल्कुल देसी घी जैसी बना देते हैं वो लोग, लेकिन उसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट है बहुत ज्यादा है। बाद में जब वो डालडा घी बदनाम होने लगा, अब भी यूज हो रहा है डालडा घी, जितने आप नमकीन सब खाते हो सब डालडा घी में बनते हैं, और डालडा घी में जितना कंडम किस्म का कोई ऑयल होता है, ऑयल सीड, वो डाल देते हैं। तो वो उसके बाद फिर रिफाइंड लेके आ गए। रिफाइंड के उन्होंने इतना प्रोजेक्ट किया कि पता नहीं रिफाइंड का क्या अमृत आ गया, बाद में पता चला कि रिफाइंड भी वैसे का वैसे ही डालडा घी जितना ही खतरनाक है। तो हम लोग ऑयल्स के खिलाफ नहीं है, पर्टिकुलरली हमारा जो सेंटर है, हमारे कुछ लोग एंटी ऑयल्स हैं, ऑयल्स रिकमेंड नहीं करते, लेकिन हम लोग ऑयल्स मना नहीं करते। लेकिन ऑयल्स खाने के लिए हम लोग नेचुरल ऑयल्स को देते हैं, और डॉक्टर खादरवली तो कहते हैं बुल ड्रिवन रॉ ऑयल्स, बुल ड्रिवन रॉ ऑयल्स, मतलब कि जो कोलू के बैल से निकला हुआ हो। हाँ, क्योंकि उसकी आरपीएम बहुत कम होती है और गर्म नहीं होता वो, उसकी जो आरपीएम है बहुत थोड़ी होती है, वो मुझे लगता है 1 मिनट में पूरा चक्कर काटता है वो जानवर। तो 1 आरपीएम वाला जो तेल है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, ठंडे का ठंडा निकलेगा, और वो तेल सबसे बढ़िया उत्तम तेल होता है, और वो भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वो कुछ महीने तक की उसकी शेल्फ लाइफ होती है, उसको कुछ महीने के अंदर अंदर यूज करना, प्रेफरेबली अगर वो रॉ यूज हो सकते हैं बहुत बढ़िया, जैसे ऊपर से डाल के खा लेते हैं, घी डालते हैं ना, ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि आप मान लीजिए कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल को घी जैसा टेस्ट है उसका। फ्लैक्सीड ऑयल है, अलसी का तेल है, कितने ही तेल हैं, मूंगफली का है, आप सनफ्लावर का है, तो कितने ही तेल हैं जो हम लोग। क्या क्षेत्र के हिसाब से तेल खाना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसी के हिसाब से खाएं? क्योंकि अगर आप साउथ में जाते हैं तो वहां पर कोकोनट ऑयल का ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे कोकोनट ऑयल, आपकी बात जनरली ठीक है, जिस रीजन में जो फसल होती है वो प्रेफर करनी चाहिए। ये कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो कहीं भी खाया जाएगा, तो उसके जो कंटेंट्स हैं इतने बढ़िया हैं कि वो यूजफुल होंगे ही होंगे। इसलिए कोकोनट ऑयल शायद एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसको पूरी दुनिया ने, कोकोनट ऑयल आप कहीं भी जाओगे तो आपको कोकोनट ऑयल रॉ फॉर्म में, वर्जन एक्स्ट्रा वर्जन वर्ड यूज करते हैं वो, तो उस शक्ल में भी वो यूज करते हैं। या फिर हम लोग जो पंजाबी तड़का है, पंजाबी तड़के के पंजाबी बहुत फैन है, हम कहते हैं कि पंजाबी तड़का बनाओ आप, कोई बात नहीं, लेकिन वो लो आंच पे धीरे धीरे, वो जले ना, धीरे धीरे कुक हो, और धीरे धीरे कुक किया हुआ उसमें जो प्याज लहसुन जो भी आपको डालना है डालो, वो तड़का बना के आप सब्जी में डाल सकते हो, उससे कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं। हम लोग मना नहीं करते पंजाबी तड़का लगाने को, लेकिन वो जो जला के जो और बहुत तेज आंच पे करते हैं उसको हम मना करते हैं। इसलिए हम लोग जो कुकिंग भी करवाते हैं वो हम कहते हैं कि बहुत ही स्लो आंच पे करो, ताकि उसमें जो फूड कंटेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए हम हम ऑयल्स यूज करें, हेल्दी ऑयल्स यूज करें। देसी घी हम एक लिमिट तक अलाउ करते हैं, देसी घी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सीमा में, बहुत ज्यादा नहीं। आप एक सीमा में देसी घी भी यूज कर सकते हो, मक्खन भी यूज कर सकते हो, अगर वो
सेटिस्फैक्ट्री, जैसे मैंने बोला कि घर का घी, घर का दूध हो और जो वो दही जमा के मक्खन निकाला हो, तो आप सीमित मात्रा में वो भी खा सकते हो, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो हम लोग पर्सनली ये जो पटियाले वाला सेंटर है, इसमें हम लोग ऑयल्स को बहुत ज़्यादा मना नहीं करते, थोड़ा सा लिमिट करते हैं कि आप सीमित मात्रा में। डॉक्टर आजाद, आप हमसे जुड़े, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।